जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया सब लोग। तो पिछले प्रीवियस डिस्कशन में क्लास 7 का जो रोटेशन मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो मासेस लाई कर रहे हैं और उनका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला था? पोजीशन वेक्टर क्या होता है सेंटर ऑफ मास का एक टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए? ये फॉर्मूला होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आया था। अब अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास के, क्या निकालना चाहते हैं? x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो इसके लिए फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था। इसी तरीके से अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सारे फॉर्मूले सजो कर रखिए, अभी आगे काम आएंगे। ठीक है, अभी जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तो ये फॉर्मूले काम आएंगे। अब जरा हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास अगर हमको निकालना है किसका, एक ऐसे सिस्टम का निकालना है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। किसका निकालना है? अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। एक n पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास और उसका हमको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे? कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, दिस वन इज द एक्स, दिस वन इज द वाई एक्सिस। ठीक, और यहां ये जेड एक्सिस है। ठीक, एक्स वाई और जेड एक्सिस है। कोई एक बॉडी है, रैंडम बॉडी है, कोई भी एक रैंडम बॉडी है ऐसे। ठीक है, ये क्या है? ये कोई भी एक रैंडम बॉडी है आपके पास, कोई भी एक रैंडम बॉडी कंसीडर कर ली। अब इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लेते हैं कि m1 यहाँ लाई कर रहा है, m2 यहाँ लाई कर रहा है, m3 यहाँ लाई कर रहा है, m4 यहाँ लाई कर रहा है। इस तरीके से सारे मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, m4 यहाँ लाई कर रहा है, mn यहाँ लाई कर रहा है, इस तरीके से। तो अगर हम इनके पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लें ऐसे, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बता रहे हैं सारे मासेस की। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। मान लेते हैं m1 के लिए r1 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, m2 के लिए r2 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, m4 के लिए r4 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से m3 के लिए r3 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और mn के लिए rn पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम मान लें कि इनके बीच में कहीं इसी सिस्टम में ही कहीं आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो RCM क्या होगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसका? सेंटर ऑफ मास का। RCM क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो एग्जाम में अगर आपसे लिखने को आता है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है सेंटर ऑफ मास बताइए इन पार्टिकल सिस्टम का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे लेट अस कंसीडर a system of n particles having masses m1, m2, m3, mn, having position vectors। इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या हैं? इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स m1 के लिए है r1 पोजीशन वेक्टर r1, m2 के लिए r2 पोजीशन वेक्टर है, m3 के लिए r3 पोजीशन वेक्टर है। इनको पोजीशन वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको पोजीशन बता रहे हैं हर एक मास की। ठीक है, इसी तरीके से जो nth पार्टिकल होगा उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? rn हो जाएगा। तो इस केस में अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास, तो RCM से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और RCM की वैल्यू होती है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn। ठीक, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? सम ऑफ ऑल ऑफ द मासेस, m3 प्लस mn, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर फॉर
n पार्टिकल सिस्टम, उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया हमको। ठीक है, एक n पार्टिकल सिस्टम है तो ये क्या मिला, उसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCM इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया नेट मास ऑफ द सिस्टम, है ना, ये नेट मास ऑफ द सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हमको RCM लिखना है तो RCM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन जब कभी भी आपको डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करना हो। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जब कभी भी आपको डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करना हो, डिस्क्रीट वैल्यूज यानी 1 2 4 6 8 9 15, ये कैसी हैं, ये सारी डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक, ये सारी डिस्क्रीट वैल्यू है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम समेशन का यूज करते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, समेशन। और जब कभी भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, किसी भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करना होगा तो इसी समेशन की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, तब इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए, कॉन्टिन्यूअस मासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, डिस्क्रीट मासेस के लिए, डिस्क्रीट फंक्शंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, समेशन साइन का यूज करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना। तो अब अगर हम आगे बात करें, M1 M2 M3 डॉट 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 Mn है, तो इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं Mi से। ठीक, और R1 R2 R3 को लिख सकते हैं Ri से, वेक्टर। और i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से n तक। तो ये i की लिमिट जैसे जैसे यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो i इज इक्वल टू 1 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा M1 R1, i इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो M2 R2 वाला टर्म मिल जाएगा, i इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो M3 R3 वाला टर्म मिल जाएगा, और इसी तरीके से i की वैल्यू अगर n पुट करेंगे तो Mn Rn मिल जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा समेशन Mi, और यहाँ भी i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 to n वेरी कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस केस में अगर हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, कोई भी n पार्टिकल सिस्टम है उसके लिए हमको क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है क्या, कहें XCM होता है। तो XCM के लिए क्या करेंगे, XCM के लिए निकाल देंगे हम M1, और R1 अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R1 की वैल्यू हम लिख देंगे X1, M2 R2 की जगह X2 प्लस डॉट 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 Mn Xn डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। ठीक है, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। x कोऑर्डिनेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में। तो समेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगी वैल्यू, समेशन Mi xi, और i टेंड्स टू 1 to n डिवाइडेड बाई समेशन Mi। ठीक, अब अगर इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो YCM कैसे निकालेंगे, YCM निकालेंगे M1 X1 की जगह क्या कर देंगे, Y1 पुट कर देंगे, M2 Y2 पुट कर देंगे, M3 Y3 पुट कर देंगे, प्लस डॉट 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 Mn Yn पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn लिख सकते हैं हम। यहाँ पे YCM को आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। समेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, समेशन के फॉर्म में लिख देंगे समेशन Mi yi, और i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से n तक, डिवाइडेड बाई समेशन Mi। ठीक, समेशन Mi, और समेशन Mi क्या हो जाएगा, नेट मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से अगर z कोऑर्डिनेट है तो ZCM भी हम निकाल सकते हैं, है ना, ZCM भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक में हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमको निकालना है जब कभी भी किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लगता है, किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास आपका किस तरीके से बिहेव करेगा।
ठीक है, सेंटर ऑफ मास किस तरीके से बिहेव करेगा। तो क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, velocity of center of mass in absence of external force, in absence of external force। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले केस में, या न्यूटन्स लॉज में जो हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ से, कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्या किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स है ही नहीं वहां पे, तो क्या करता है, बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को बनाए रखती है, कभी भी उसकी ओरिजिनल स्टेट चेंज नहीं होगी अगर उस पे नेट फोर्स लगने वाला क्या हो, जीरो हो जाए। तो अगर हम कंसीडर कर लें, हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज वी हैव n particle system, suppose we have n particle system having masses m1, m2, m3, mn, ठीक है, इस तरीके से है, and the force is acting on all these particles are given by f1, f2, f3, f4 और fn हो जाएगा। ऐसे इतने नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम पे। तो अगर हम बात करें कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है सिस्टम हमारा टॉपिक जो है वो कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी एफ नेट की अगर हम बात करें, एफ नेट ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, एफ नेट होना चाहिए f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। तो अगर हमारे सिस्टम पे एक भी फोर्स नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो एफ नेट क्या हो जाना चाहिए, एफ नेट होना चाहिए सिस्टम पे जीरो, है ना, एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। और जब कभी भी किसी भी सिस्टम पे एफ नेट की वैल्यू जीरो होती है, जब कभी भी सिस्टम पे एफ नेट की वैल्यू जीरो होती है, तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू ACM लिख सकते हैं, m इंटू ACM। क्योंकि अगर कोई भी आपके पास बॉडी है, मान लो, ठीक है, कोई भी एक रैंडम बॉडी है जिसमें m1, m2, m3, ऐसे ही mn यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और इस पे कोई भी फोर्स लगेगा, इस पे कोई भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास जहां भी कहीं भी होगा, मान लो इस पॉइंट पे है, तो उस सेंटर ऑफ मास में ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि पूरी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जितना फोर्स पूरी बॉडी पे लग रहा है, हम क्या अज्यूम किए थे कि सारा का सारा फोर्स कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। तो अगर बॉडी मूव कर रही है एक एक्सीलरेशन के साथ, तो सेंटर ऑफ मास भी तो आपका एक एक्सीलरेशन के साथ ही मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर एफ नेट किसी भी बॉडी पे काम कर रहा है, तो एफ नेट की वजह से क्या हो रहा होगा, मास जो है वो ए एक्सीलरेशन के साथ मूव करने लगेगा, और ए एक्सीलरेशन कहां प्रोड्यूस होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे प्रोड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं MACM शुड बी जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो है, और अगर फोर्स जीरो है तो MACM जीरो, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि हम गधे हैं। तो सिंस वी नो दैट मास अगर जीरो है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंस वी नो दैट अगर मास जीरो है, ठीक, सिंस वी नो दैट मास कैन नॉट बी जीरो, सिंस वी नो दैट मास कैन नॉट बी जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक्सीलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो जीरो होना चाहिए, क्यों,
क्योंकि मास कभी भी किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। अब ACM होता क्या है? ACM होता है d बाई डी टी ऑफ VCM, d बाई डी टी ऑफ VCM। तो ACM जीरो, तो यानी d बाई डी टी ऑफ डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू जीरो। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है डिफरेंशिएशन की। क्या प्रॉपर्टी कहती है? डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी कहती है कि इफ द डिफरेंशिएशन of a quantity, if the differentiation of a quantity is zero, then either the quantity is constant, either the quantity is constant or the quantity is zero। किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो वो क्वांटिटी क्या है? जीरो है, या वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक, क्योंकि डिफरेंशिएशन जीरो या कांस्टेंट वैल्यू का ही जीरो होता है। ठीक, क्या बोला? डिफरेंशिएशन या तो जीरो का जीरो होता है या किसी कांस्टेंट वैल्यू का जीरो होता है। तो यहां से हमको मिला क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ VCM इज इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का ये हो गया कि या तो आइदर VCM दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होगा तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। समझ में आई बात? मींस दैट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the body is zero, then the velocity of the center of mass क्या हो जाएगी? then the velocity of center of mass remains कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट हो जाएगी या जीरो रहेगी। ठीक, तो जीरो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि बॉडी आपकी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है बॉडी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हमारा पी नेट यानी नेट मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, लेकिन हमको मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि सेंटर ऑफ मास हमारा किस तरीके से बिहेव कर रहा है इस सिचुएशन में। तो वो जरा देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखते हैं कि हम लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अभी पीछे देखा हम लोगों ने, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हम लोग देते हैं किसका? सेंटर ऑफ मास का। अब जरा क्या करें, दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों साइड क्या किया हमने? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। तो RCM को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ RCM, ये हो जाएगा। इस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 mn rn। ये हो जाएगा ना? ये हो जाएगा। और नीचे क्या रहेगा? नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, जो कि क्या हो जाएगा? नेट मास ऑफ द बॉडी, है ना? m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा? नेट मास ऑफ द
बॉडी, नेट मास ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से ये क्या है, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बताएगा, यानी कि आपका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है ना, किस स्पीड से वो चेंज हो रहा है। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं VCM, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इधर देखो, इधर अगर 1/m कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन साइन के, अंदर क्या बचेगा d/dt ऑफ m1 r1 m2 r2 m3 r3 प्लस डॉट 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 mn rn, ये बचेगा अंदर। अब अगर देखो तो ये तो v हो गया यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इधर क्या हो जाएगा 1/m हो गया, और d/dt तो पहले वाले टर्म पे जब डिफरेंशियल अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा m1 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ गया, d/dt ऑफ r1 हो गया। इसी तरीके से सेकंड टर्म क्या हो जाएगा m2 d/dt ऑफ r2 प्लस डॉट 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 mn d/dt ऑफ rn। ठीक है, अब देखो ये तो VCM है आपका, ये 1/m है, ये क्या लिखा हुआ है, ये m1 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगी, इसके साथ में ये हो जाएगा m2, और ये क्या लिखा हुआ है d/dt ऑफ r2 दैट इज v2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी। और इसी तरीके से हम nth पार्टिकल की वेलोसिटी को भी ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये हो गया VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया 1/M दैट इज नेट मास ऑफ द बॉडी, और ये क्या लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल प्लस डॉट 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 मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल, ये तो लिखा हुआ है। तो अगर ये है तो ये तो VCM हो गया, ये क्या हो गया, ये तो VCM हो गया यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया 1/m, और ये क्या लिखा हुआ है P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट इज द नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये हो गया P नेट दैट इज नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको ये पता चला है कि अगर P नेट हमको निकालना है, P नेट किसके बराबर होगा, P नेट बराबर हो जाएगा नेट मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, यहां से ये पता चला हमको। तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।